हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लासिकल पोइट्री में जो बुक पढ़ने वाले हैं वो है पैराडाइज लोस्ट बाय जॉन मिल्टन। और पैराडाइज लोस्ट में ये बुक 1 है, तो हम लोग इसकी समरी करेंगे, इसके थीम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक 1 में सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू पैराडाइज लोस्ट। The book One Paradise Lost, epic poem by John Milton, is one of the greatest epic poems in English literature. English literature में सबसे ज़्यादा जो है ग्रेटेस्ट एपिक पोएम जिसको हम लोग कहें वो है पैराडाइज लोस्ट। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन, इंग्लिश पोइट, इज द इन द 17th सेंचुरी। और ये 17th सेंचुरी में किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने लिखी। द पोएम एक्सप्लोर्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन एंड फोकसिंग ऑन एडम एंड ईव। ठीक है, और ये जो बिब्लिकल स्टोरी है, ठीक है, और ये किसके ऊपर फोकस करती है? फॉल ऑफ मैन, फोकसिंग ऑन एडम एंड ईव, सैटन्स रिबेलियन अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटीज लॉस ऑफ पैराडाइज। ठीक है, और सैटन्स की रिबेलियन के बारे में है और इंसानियत ने कैसे जो है वो जन्नत को खो दिया। ठीक है, मिल्टन रोट द पोइम आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। और मिल्टन ने ये पोइम तब लिखी जब वो ब्लाइंड था, और ही टुक असिस्टेंस फ्रॉम हिज थर्ड वाइफ। ठीक है, तो वो डिक्टेट कर दिया करती थी, बाकी फैमिली मेम्बर्स उसकी जो वो उनको लिखवाया करता था, वो डिक्टेट कर देते थे। ठीक हो गया। His purpose in writing the poem was not merely to entertain readers, but to explain moral, religious and philosophical truths. और इस बुक का मतलब सिर्फ इस पूरी एपिक पोएम का मतलब लोगों को एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक्सप्लेन करना है मॉरल, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स को। मिल्टन फेमसली स्टेट्स दैट हिज एम इज़ टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू द मैन। अब इसका एक्चुअल सबसे ट्रू एम क्या है इस एपिक पोएम का? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, ये इसका मेजर थीम है इस पोएम को लिखने का और इस एपिक पोएम को लिखने का। बुक वन सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर एपिक। मतलब ये पूरी की पूरी जो एपिक है, जो कि 11 बुक्स हैं इसकी, वो उस जो फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी इसकी फाउंडेशन के लिए काफ़ी है। इससे हमें समझ आ जाएगी कि ये सारी एपिक है किस लिए लिखी गई। It introduces the major theme, the setting of hell, the character of Satan. The first book is especially important because it establishes the conflict between obedience and rebellion, good and evil, heaven and hell. ये जो बुक 1 है इसमें सारी जो इम्पोर्टेंट बात है वो रख दी जाती है कि क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी ओबीडियंस के दरमियान और रेबिलियन के दरमियान, गुड और इवल के दरमियान, हेल एंड हेवल के दरमियान। ठीक हो गया। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल एंड द लिटरेरी बैकग्राउंड। अब अगर हम लोग बढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट के हिस्टोरिकल लिटरेरी बैकग्राउंड की तरफ, तो बिफोर स्टडिंग बुक 1 इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। Milton lived during a period of the political and religious conflict in England. There was struggle between monarchy and the parliament, and debates about the religion were very common. Milton strongly supported liberty, education and religious freedom. ठीक है, मिल्टन के टाइम पे वहाँ पे इंग्लैंड में जो था, देयर वाज द ट्रोमाइल, देयर वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्की एंड द पार्लियामेंट। ओके, तो ठीक है, तो उस वक्त जो थे रिलीजन के हिसाब से भी जो हालात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इसने सैटर्न का करैक्टर जो है वो जनरेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मिल्टन स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड लिबर्टी, एजुकेशन एंड रिलीजियस फ्रीडम। और इसके बाद Paradise Lost follows the tradition of the classical epic poetry. Milton was inspired by epic poets. Paradise Lost क्या है? इसने ट्रेडिशनल क्लासिकल एपिक पोइट्री की जो ट्रेडिशंस है उसको फॉलो किया है। जो मिल्टन था वो इम्प्रेस था किनसे? होमर से, जो कि एशियंट ग्रीक पोइट है, राइटर ऑफ द अलीड। होमर ने जो बुक लिखी थी अलीड, जो कि ये एक एपिक बुक पोइम है, और ओडेसे जो कि ओडेसे, उसके बाद वर्जल जो कि एक एंशियंट रोमन पोइट है, राइटर ऑफ द एनीड। और ये होमर की जो बुक्स हैं लाइक अलीड और ओडेसे उनसे इम्प्रेस था। वर्जल की जो बुक है द एनीड, उससे इम्प्रेस होकर इसने द पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। लाइक क्लासिकल एपिक्स, पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स क्लासिकल एपिक्स की तरह जॉन मिल्टन ने अपनी जो एपिक पोइम लिखी है उसमें उनके करैक्टरिस्टिक्स को इसने गेन किया है।
जैसे उन लोगों ने अगर एपिक पोइम लिखनी होती थी, दे स्टार्टेड टू राइट द एपिक पोइम बाय टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द म्यूज, दे इन्वोकेट द म्यूज इन दियर एपिक. सो इन द सिमिलर वे John Milton also invocated the muse in his epic poem. So first of all he invocated the muse, मतलब invocation to the muse in the epic poem. Then epic similes, grand speeches, supernatural beings, vast settings and heroic conflict को इसने भी दिखाया है जैसे उनमें है, ठीक है ना. जैसे कि होमर की जो है ओडेसे है और वो जो वर्जल है उसकी अनीड है, तो उनमें भी ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स थे जिसको जॉन मिल्टन ने अपनी एपिक पोइम में इंट्रोड्यूस करवाया. However, Milton transforms the classical epics into the Christian epic. उसने मिल्टन ने क्या किया है, उसने क्लासिकल एपिक्स को क्रिश्चियन एपिक में चेंज कर दिया. बिब्लिकल एपिक उसने लिखी है, ठीक है. ओपनिंग लाइन्स एंड इन्वोकेशन. बुक वन बिगन्स विद द मिल्टन इन्वोकिंग द हेवनली म्यूज. बुक वन कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो जॉन मिल्टन है वो प्रे करता है हेवनली म्यूज से, उसको कहता है कि मेरी हेल्प करें, मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ और अब मेरी हेल्प करें, मैं इस पूरे काम को अच्छे तरीके से कर सकूँ और इसको जस्टिफाई कर सकूँ, क्योंकि ये एक बिब्लिकल थीम है तो मैं इसके साथ जो है वो पूरा इंसाफ कर सकूँ, कोई गड़बड़ ना इसमें हो सके. एक बहुत बड़ा मैंने ग्रैंड थीम लिया है तो मैं ग्रैंड थीम को डिस्क्राइब कर सकूँ पूरे ऑनेस्टी के साथ, और मैं अच्छी इसके लिए लैंग्वेज मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. और जो है वो एक फिर फॉर दैट पर्पज़ वो हेवनली म्यूज़ से हेल्प लेता है और फिर हेवनली म्यूज़ को अपनी जो पोइम है वो हेवनली म्यूज़ से स्टार्ट करता है. इन क्लासिकल एपिक्स पोइट आस्क द म्यूज़ फॉर इंस्पिरेशन. मिल्टन फॉलोज दिस ट्रेडिशन बट चेंजेस इट बाय कॉलिंग अपॉन डिवाइन इंस्पिरेशन रादर देन पेगान मेथोलॉजी. पहले क्लासिकल पोइट्री में क्या होता था, वेन एवर दे स्टार्टेड टू राइट द एपिक पोएम दे गॉट हेल्प फ्रॉम द पेगान मेथोलॉजी, ठीक है ना. तो मतलब वहाँ पे जो ग्रीक के गॉड्स वगैरह, गॉड एंड गॉडेसेस थे, उनसे ये लोग हेल्प लेते थे. लेकिन यहाँ पे मिल्टन ने क्या किया, हेवनली म्यूज जो है उससे इसने हेल्प मांगी है, ठीक है ना. थोड़ा इसने चेंज कर दिया है. क्रिश्चियन एपिक का जिसको आप कह सकते हैं, उनकी क्लासिकल एपिक्स थी, ये क्रिश्चियन एपिक है. सो मिल्टन इंट्रोड्यूस द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. सबसे पहले वो पोएम का सेंट्रल थीम इंट्रोड्यूस करवाता है. द फर्स्ट डिसओबीडियंस ऑफ एडम एंड ईव, देयर लॉस ऑफ ईडन, द एंट्री ऑफ द सिन एंड डेथ इनटू द वर्ल्ड, ठीक है ना. फर्स्ट डिसओबीडियंस हो गई है इंसान से, एडम और ईव से, जन्नत उनसे हो जाती है. एंट्री करवाता है यहाँ पे सिन और डेथ की. सिन क्या है, ये सिन एंड डेथ जो है ये दोनों सैटन की औलाद हैं, ठीक है ना, गुनाह और मौत जो है. Milton also mentions that mankind may regain salvation through a greater man, referring to the Jesus Christ. वो कहता है कि इंसानियत जो है वो फिर से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकती है जीसस क्राइस्ट को फॉलो करके. The opening establishes the serious and the religious tone of the poem. स्टार्ट में ही जो है वो रिलीजियस टोन जो है वो पोएम की सेट हो जाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वोकेशन. अब ये जो उसने इन्वोकेशन करवाई है यहाँ पे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. द इन्वोकेशन सर्व several purposes. Okay, the invocation serves several purposes. में सबसे पहले इट शोज मिल्टन्स ह्यूमिलिटी बिफोर डिवाइन ट्रूथ. यहाँ पे जब ये म्यूज से हेल्प लेता है, उसको इन्वोकेट करवाता है अपनी पोइट्री में, तो क्या ये इसका मतलब है, मिल्टन कहता है कि मैं जो हूँ आई एम हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द डिवाइन पावर्स, ठीक है ना. सो मैं उनसे हेल्प लेके ये काम करने जा रहा हूँ. उसके बाद इट कनेक्ट्स द पोएम विद द क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन. उसके बाद सेम जैसे कि क्लासिकल पोइट्स किया करते थे, एपिक पोइट्री में म्यूज़ का इन्वोकेशन करवाते थे, तो इसने उस ट्रेडिशन को भी फॉलो किया है. इट इंट्रोड्यूसेस द पोएम्स मेजर थीम्स, और साथ ही साथ इसने जो पोएम के मेजर थीम्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया. द फर्स्ट डिसओबीडियंस ऑफ द मैन, ठीक है ना. इट अनाउंसेस मिल्टन्स एम्बिशियस पर्पस. इससे मिल्टन का एम्बिशियस पर्पस जो है वो भी अनाउंस कर दिया गया है. अब Milton's goal is not simply storytelling. He wishes to explain human suffering, sin and divine justice. इसका मतलब सिर्फ कहानी बयान करना नहीं है, बल्कि एक्सप्लेन करना है इंसानों की जो सफरिंग थी, गुनाह थे, डिवाइन जस्टिस उनके साथ कैसे हुआ, ये सारा कुछ जो है इस एपिक पोइम में डिस्क्राइब किया जाएगा. द बिगिनिंग इन द हेल, जो बुक वन है, ये इसकी जो जहन्नम में जो है वो स्टार्टिंग दिखाई गई है, तो वहाँ पे मतलब हेल का सीन डिस्क्राइब किया गया है बुक वन में. आफ्टर द इन्वोकेशन, जब इन्वोकेशन हो जाती है, थीम बयान कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है वो बिगिनिंग यहाँ से पोइम की होती है. आफ्टर द इन्वोकेशन द सीन शिफ्ट्स ड्रामेटिकली टू हेल. Saturn and the rebel angels have been defeated in war against God and cast out of heaven. They now lie in a lake of the fire.
ठीक है ना। अब यहाँ पे सारे के सारे जो सैटन हैं और जो रेबल एंजल्स जो थे वो सारे के सारे जहन्नम में गिरे हुए हैं। जहन्नम की वो आग की जो नदी है वहाँ गिरे हुए हैं, क्योंकि वो खुदा से जंग हारने के बाद जो है बैटल फील्ड में उनको डिफीट हुई है, वहाँ से हारने के बाद अब वो सारे के सारे जो हैं उनको जहन्नम में भेज दिया गया है, जन्नत से निकाल दिया गया है। तो मिल्टन डिस्क्राइब्स एज, हेल को डिस्क्राइब करता है मिल्टन कैसे कि हेल जो है वो बड़ी डार्क है, बर्निंग है, एंडलेस है, फुल ऑफ सफरिंग है, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। खुदा से अलग हो जाना ही एक तरह की जहन्नम है, ठीक है ना, वो जो कि सबसे सिवियर जहन्नम है। और ये सारे के सारे रेबल एंजल जो हैं ये खुदा से अब अलग हो गए हैं। One of the most famous paradoxes in the poem is Milton description of the hell as, और बहुत important ये है जो मिल्टन है वो हेल की डिस्क्रिप्शन देता है। यहाँ पे डार्कनेस विजिबल की बात करता है कि वो जो हेल है वो डार्कनेस विजिबल है। कैसे? दिस फ्रेज सजेस्ट दैट हेल कंटेन्स फायर, हेल में आग तो है बट नो कंफर्टिंग लाइट, लेकिन कोई कंफर्टिंग लाइट नहीं है जिससे आप इंसान को रोशनी, उनको वो जो फॉलन एंजल्स हैं उनको रोशनी नज़र आ सके। वो सारे के सारे रेबल एंजल हैं, उन्होंने खुदा की जो है वो बात नहीं मानी और अब वहाँ पे अब डार्कनेस विजिबल है। वहाँ पे आग तो है लेकिन सुकून नहीं है, रोशनी तो है लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिम्बोलिज्म ऑफ द हेल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हेल सिम्बोलाइजेज स्पिरिचुअल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। हेल किसके साथ सिंबलाइज कर रही है कि इंसान वो जो जितने भी सैटनिक एंजल हैं दे हैव वो रेबल एंजल हैं वो अब खुदा से अलग हो गए हैं। होपलेसनेस है, नाउमीदी है, करप्शन है, पनिशमेंट फॉर प्राइड एंड द रिबिलियन, ठीक है ना। अब उन्होंने जो गरूर किया था और जो रिबिलियन की थी खुदा के खिलाफ उस चीज़ की उन लोगों को अब सज़ा मिल गई है। एंडलेस मतलब अब ये जहन्नम कभी ख़त्म नहीं होगी उनके लिए, ठीक है। मिल्टन्स विविड इमेजरी क्रिएट्स फियर एंड यू। अब ये जो मिल्टन ने एक बड़ी जो है ये विविड इमेजरी इस्तेमाल की है वो ऐसे कि सैटर्न एज द सेंट्रल फिगर, सैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन बुक 1। और इसके बाद जो है सैटर्न, अच्छा सैटर्न को हम लोगों ने अब पढ़ना है एज अ सेंट्रल फिगर। सैटर्न जो है वो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का सेंट्रल फिगर है। सैटर्न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन बुक 1। मिल्टन प्रेजेंट्स सैटर्न एज प्राउड। सबसे खराबी इसके करेक्टर की ये प्राउड है, कर्जियस है, इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है, रिबीलियस है, क्रिस्मेटिक है। देखिए अब इसमें बहुत सारी जो है सैटर्न के करेक्टर की जो क्वालिटीज़ हैं वो हम पॉजिटिव भी हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब इतना प्राउड इसने कर लिया कि इसने कहा कि मैं तो सबसे बेहतरीन हूँ। कर्जियस भी है लेकिन एक्सट्रीम, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एम्बिशन अच्छी चीज़ है लेकिन अगर आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो बुरी चीज़ है। रेबिलियन जो है, रेबिलियस होना अच्छी चीज़ है लेकिन इतना आप खुदा के खिलाफ ही जो है वो रेबिलियस हो जाए तो ये गलत है, ठीक है। तो क्रिस्मेटिक आप इतने बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो ऑल्दो सैटर्न रिप्रेजेंट्स इवल, मैनी रीडर्स फाइंड हिम फैसिनेटिंग बिकॉज ही पोजेस क्वालिटीज एसोसिएटेड विद एपिक हीरो। अब बहुत सारे जो रीडर्स हैं जब इसकी क्वालिटीज़ को पढ़ते हैं वो इससे इंप्रेस भी होते हैं, जैसे अभी मैं हुई कि इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हर क्वालिटी जो है वो अगर आप एक्सेस में चली जाएगी तो वो आप में ईवल ले आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल्दो सैटर्न रिप्रेजेंट्स ईवल, मैनी रीडर्स फाइंड हिम फैसिनेटिंग बिकॉज ही पोजेस क्वालिटीज एसोसिएटेड विद एपिक हीरोज। When Saturn awakens in hell, he speaks to Beelzebub, his closest companion. अब सैटर्न जी जहन्नम में है और जब वो उठता है तो उठते साथ ही वो अपना जो कंपेनियन है बेलिज़ेबुब, ये इसका सबसे क्लोजेस्ट जो कंपेनियन है वो है, उससे वो उसको उठाता है और उससे बात करता है। सैटर्न रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द डिफीट, जो कहता है, और सैटर्न इनकार करता है कि मुझे कोई शिकस्त नहीं, उसको कबूल ही नहीं करता। इंस्टेड ही डिक्लेयर्स बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। वो बेलिज़ेबुब से कहता है कि मैं डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करता, बेटर टू रेन इन हेल, मैं कहता हूँ ये जो हेल मुझे मिल गई है मैं तो इसका बादशाह हूँ। सो बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, मेरे लिए यही बेहतर है हम सब के लिए कि हम लोग जो हेल में जो है हम हुकूमत करें बजाय इसके कि हम वहाँ पे खुदा की गुलामी करें हेवन में। दिस लाइन रिवील सैटर्न्स प्राइड एंड डिज़ायर फॉर द इंडिपेंडेंस। ये वाली जो लाइन है सैटर्न की, यहाँ से ही हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितना गरूर है और उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस की कितनी डिज़ायर है। सैटर्न्स प्राइड इज़ सैटर्न्स ग्रेटेस्ट वीकनेस। और प्राइड जो है इसको ऊपर से तो ये बड़ा खुश है लेकिन अंदर से इसके अंदर है गिल्ट है कि मैंने अपनी जन्नत जो है खो दी है। लेकिन प्राइड इज़ द सैटर्न्स ग्रेटेस्ट वीकनेस, ये उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेस है। ही कैन नॉट एक्सेप्ट गॉड्स अथॉरिटी एंड चूजेस सफरिंग ओवर सम्बिशन।
सबमिशन मतलब वो अपने आप को झुकाने के ऊपर वो कहता है कि मैं खुदा की अथॉरिटी को मानता ही नहीं, वो सफरिंग ले लेता है, ठीक है ना। मिल्टन सजेस्ट दैट एक्सेसिव प्राइड लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन, एक्सेसिव प्राइड जो है वो आपको जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। सैटर्न एज अ ट्रेजिक फिगर भी आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। सम क्रिटिक्स सी सैटर्न एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर बिकॉज ही पोजेस कर्ज एंड डिटर्मिनेशन, ही रिफ्यूजेस सरेंडर, ही सफर्स बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशन। Saturn as a tragic figure, ठीक है। Some critics see Saturn as a tragic character because he possesses courage and determination. He refuses surrender. He suffers because of his ambition. ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सैटर्न जो है वो ट्रैजिक फिगर भी है, उसके अंदर एम्बिशन था, उसने वो जो है वो कर्ज थी, डिटर्मिनेशन था, उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। सो होएवर मिल्टन अल्टीमेटली प्रेजेंट सैटर्न एज अ मोरली करप्ट, जो मिल्टन है उसको सैटर्न को एट लास्ट मोरली करप्ट जो है वो साबित करता है। और कन्वर्सेशन बिटवीन सैटर्न एंड बेलिज़ाबीब, सैटर्न और उसका जो क्लोजेस्ट कंपेनियन है बेलिज़ाबीब, उन दोनों के दरमियान जो है वो बातचीत होती है। सैटर्न स्पीक्स विद बेलिज़ाबीब अबाउट देयर डिफीट। बेलिज़ाबीब अपीयर्स होपलेस एंड fearful, but Saturn remains determined, and Saturn argues that। और अब बेलिज़ाबीब और सैटर्न के दरमियान जब बातचीत होती है तो बेलिज़ाबीब जो है यहाँ पे होपलेस है, फियरफुल है, लेकिन सैटर्न जो है वो उससे कहता है कि डिटर्मिन्ड रहो। सैटर्न उसको कहता है देयर स्पिरिट्स रिमेन अनकन्क्वायर्ड, ठीक है ना, उनकी जो फ्री विल है वो अनकन्क्वायर्ड है, ठीक है ना, वो तो नहीं ना वो किसी ने उसको शिकस्त दी, अभी तक उनके अंदर जज्बा है कि वो लड़ेंगे। द माइंड कैन नॉट बी डिफीटेड, उनका दिमाग मतलब उन्होंने हार एक्सेप्ट ही नहीं की। दे कैन स्टिल अपोज गॉड। वन फेमस स्टेटमेंट इज, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सैटर्न यहाँ पे देता है, और द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell and hell of heaven। वो सैटर्न यहाँ पे कहता है कि हम लोग हार नहीं मानेंगे, हमारे लिए जो है हमारा जो दिमाग है वो अनकन्क्वायर्ड है, हमारी विल को कोई कन्क्वायर कर ही नहीं सका, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे लिए ये जो हमारे दिमाग ने अगर जो है वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं की, आपका ब्रेन जो है वो हर चीज़ के मुताबिक जो है, अगर आप मेंटली तौर पे हार गए हैं इट मीन्स दैट कि आप हार गए। अगर आपकी विल पावर अभी तक कोई नहीं कन्क्वायर कर सका, इट मीन्स दैट आपको कोई कन्क्वायर नहीं कर सका, ठीक है ना। तो कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, तो अगर आपका दिमाग जो है वो ही किसी भी जन्नत को जहन्नम भी बना सकता है। अगर आप जन्नत में रह रहे हैं, अगर आप मेंटली तौर पे ठीक नहीं है तो वो आपके लिए जहन्नम है, और इसी तरह से अगर आप जहन्नम में और अगर आप मेंटली तौर पे पुरसकून है तो वो आपके लिए जन्नत है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट मेंटल एटीट्यूड शेप्स एक्सपीरियंसेस, आपका मेंटल एटीट्यूड जो है आपके एक्सपीरियंस को शेप करता है। सैटर्न बिलीव्स ही कैन ट्रांसफॉर्म हेल इनटू अ काइंड ऑफ द किंगडम थ्रू विल पावर, वो कहता है कि मैं हेल को ही एक किंगडम बना दूंगा अपनी विल पावर के थ्रू, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द सैटर्न्स फिलोसफी, और बुक 1 में हम लोग जो है वो सैटर्न की फिलोसफी को अब उसका एनालिसिस करेंगे। सो सैटर्न आइडियाज रिफ्लेक्ट डिफाइंस, और ये सैटर्न्स आइडियाज़ रिफ्लेक्ट डिफाइंस है, और सेल्फ रिलायंस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, और उसके अंदर प्राइडफुल इंडिपेंडेंस है। और इसके अलावा होएवर मिल्टन ऑल्सो शोज दैट सैटर्न इज सेल्फ डिसेप्टिव। द फॉलन एंजल, अब ये सैटर्न की जो आर्मी है उनमें जो फॉलन एंजल्स हैं उनमें सैटर्न कॉल्स द फॉलन एंजल्स टुगेदर, मिल्टन कंपेयर्स देम टू। अब सैटर्न अपने तमाम फॉलन एंजल्स को अपने पास बुलाता है, मिल्टन उनको कहता है कि वो जाइंट्स बड़े बड़े हैं, वॉरियर हैं, आर्मीज फ्रॉम द एशियंट मिथोलॉजी जैसे लग रहे हैं, और जैसा कि मिथोलॉजी में पुरानी आर्मीज डिस्कस की जाती थी वैसा उनका कॉन्सेप्ट दिया है। दीज कंपेरिजन्स इंक्रीज द एपिक ग्रैंड्योर ऑफ द पोएम, अब ये जो सारे कंपैरिजन्स हैं इससे जो एपिक की ग्रैंड्योर है, शान जो है वो और बढ़ गई है। द फॉलन एंजल्स इंक्लूड मैनी फिगर्स हु लेटर बिकम फॉल्स गॉड्स वर्शिप्ड बाय ह्यूमन। यहाँ पे बहुत सारे फॉलन एंजल्स वो वाले हैं जो कि मैनी फिगर्स हु लेटर बिकम फॉल्स गॉड, जो कि बाद में जो है दुनिया में आए और लोगों ने उनको वो झूठे खुदा बन के उनकी जो है लोगों ने जो है वर्शिप स्टार्ट कर दी। सम इम्पोर्टेंट नेम्स जो हैं फॉलन एंजल्स के, उनमें मलोच है, मलोक भी कह मलोच भी कह सकते हैं, एसोसिएटेड विद द वायलेंस एंड वॉर, ये इसको वायलेंस और वॉर के साथ जोड़ा गया है। बिलियल है, बिलियल जो है रिप्रेजेंट्स लेजीनेस, इमोरलिटी एंड करप्शन। बिलियल जो है ये लोगों में रिप्रेजेंट्स करता है लेजीनेस को, इमोरलिटी को और करप्शन को।
मेमन जो है एसोसिएटेड विद द ग्रीड एंड मटेरियल वेल्थ। मेमन इन जो रेबल एंजल है ये लोगों के दरमियान जो है ग्रीड लेके आएगा, मटेरियल वेल्थ का लाभ लेके आएगा। बेलिज़ेबुथ, सैटर्न्स चीफ कंपेनियन एंड एडवाइजर। मिल्टन सजेस्ट दैट ईविल कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटीज थ्रू फॉल्स वर्शिप एंड करप्शन। मिल्टन कहता है कि इनके थ्रू जो ये सारे के सारे फॉलन एंजल्स हैं, मिल्टन सजेस्ट दैट ईवल कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन। ईवल जो है इसने इंसानों को इन्फ्लुएंस करती ही रही है सोसाइटीज़ को थ्रू फॉल्स वर्शिप एंड करप्शन के थ्रू। ठीक है। और एपिक सिमिलीज इन बुक वन में जो है एपिक सिमिलीज जो है वो कौन कौन सी हैं? मिल्टन यूजेस एपिक सिमिलीज एक्सटेंसिवली। एपिक सिमिलीज आर लॉन्ग डिटेल्ड कंपैरिजन यूज्ड टू क्रिएट विविड इमेजरी। अभी अभी आपके सामने मैंने फॉलन एंजल्स की जो है वो दिखाया है, उनको सिम्बलाइज किया गया है जाइंट्स के साथ, बड़े बड़े जिनों के साथ, वॉरियर्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखें बुक वन में जो सिमिलीज हैं, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न इज कंपेयर टू लिवियंथन द जॉइंट सी मॉन्स्टर। लिवियंथन एक बहुत बड़ा समुंदर में रहने वाला जो है कोबरा सांप की तरह आप उसको कह सकते हैं, मॉन्स्टर। ठीक हो गया। और टाइटन्स फ्रॉम मिथोलॉजी, पावरफुल मिलिट्री लीडर्स, पर्पस ऑफ द एपिक सिमिलीज। अब ये जितनी एपिक सिमिली इस्तेमाल की गई इसका पर्पस क्या था? तो ये क्या, इसलिए कि ये एक एपिक पोइम थी, ठीक है ना। इसका एक जाइंट पर्पस था और एक मेजर पर्पस था जिसको डिस्क्राइब करना था, तो उसके लिए इंक्रीज ग्रैंड्यूर एंड द स्केल, और पोइम का जो है स्केल उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई। कनेक्ट द पोइम टू द क्लासिकल एपिक्स उसके लिए इस्तेमाल की गई। हेल्प रीडर्स विजुअलाइज सीन, लोगों के दिमाग में जो है वो इमेजरी जो इमेज है वो क्रिएट हो जाए, उसके लिए इस्तेमाल की गई। एम्फेसाइज द पावर ऑफ द सैटर्न एंड द फॉलन एंजल्स, और ये जो फॉलन एंजल और सैटर्न की जो पावर है उसको एम्फेसाइज करने के लिए ग्रैंड सिमिलीज को इस्तेमाल किया गया। और मिल्टन सिमिलीज आर रिच एंड इंटेलेक्चुअली कम्प्लेक्स। अब बुक वन में सैटर्न की लीडरशिप की बात अगर हम लोग करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बुक वन इज सैटर्न्स लीडरशिप। डिस्पाइट डिफीट सैटर्न इंस्पायर्स हिज फॉलोअर्स। हार गया है लेकिन अभी तक अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इम्प्रेस कर रहा है। ही स्पीचेस कंटेन्स, अब 5 स्पीचेस हैं बुक वन में जो है सैटर्न की, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे इन माई नेक्स्ट लेक्चर में, उनको अब उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ही स्पीचेस कंटेन्स परसुएसिव लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इमोशनल अपील। ये सारी चीज़ें एक अच्छे लीडर के अंदर होती हैं, ठीक है ना। उसकी लैंग्वेज परसुएसिव होती है, लोग उसकी बात मान जाते हैं, जैसे उसके जो जितने रेबल एंजल्स थे उन्होंने उसकी बात मान ली। और कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, इमोशनल अपील है उसकी स्पीच के अंदर। सैटर्न कन्विंसेस द फॉलन एंजल्स नॉट टू डिस्पेयर, वो अपने एंजल्स को ये मनवा लेता है कि आप लोगों ने मायूस नहीं होना। क्वालिटीज ऑफ द सैटर्न्स लीडरशिप, अब सैटर्न बीइंग अ लीडर उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि उसके अंदर क्रिज्मा है, वो बोल्ड है, लोगों को इम्प्रेस कर लेता है। इलोक्वेंस है, मतलब बोलते हुए लोगों, उसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी क्लियर है, और उसके अंदर उसकी यूज़ ऑफ वर्ड्स जो वो करता है वो बड़ी आला है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि हम लोग जो है एक वो तरकीबें बनाएंगे और जो ह्यूमैनिटी है उनको ईवल की तरफ बुलाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसकी इमोशनल इन्फ्लुएंस है। However, Saturn uses these abilities for evil purposes. Milton demonstrates that powerful leadership can be dangerous when guided by the pride and hatred. अब यहाँ पे सैटर्न के पास लीडरशिप तो है, ठीक है ना, उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे लीडर की, लेकिन क्या है, वो गाइडेड बाय द प्राइड एंड द हेट्रेड। उसके अंदर नफरत है, उसके अंदर गरूर है, और किसके खिलाफ है? सबसे अच्छी डिवाइन पावर के खिलाफ, ठीक है ना। एक अच्छा लीडर जो है वो उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर उसके इरादे गलत हैं तो वो पूरी जो है इंसानियत उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे बुक वन में लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है मेरा। अब बुक वन में ये जो है सैटर्न अपने जो फॉलन एंजल्स हैं उनको कहता है कि हम लोग हेल में अपना एक महल बनाएंगे। पेंडिमोनियम के नाम से ये लोग अपना महल बनाते हैं, जिसका मतलब है द प्लेस ऑफ ऑल डेमंस, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे द पैलेस इज़ डिज़ाइन बाय द मुल्सिबर। ये मुल्सिबर जो है ये भी एक फॉलन एंजल है जो कि हेवन में काम किया करता था क्राफ्ट्समैनशिप का। अब ये जहन्नम में आ गया तो वहाँ पे ये जो है उसका नक्शा बनाता है पेंडिमोनियम का। उसके बाद मिल्टन डिस्क्राइब्स पेंडिमोनियम एज, ये अपने महल को ऐसे जो मिल्टन है वो जो डायमंड्स का पैलेस है उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है, मैग्निफिसेंट, गोल्डन, वास्ट, लग्जूरियस, ठीक है ना, इतना सारा कुछ है उसमें। ऑल्दो इट इज़ लोकेटेड इन हेल, द पैलेस रिजेंबल्स द ग्लोरी ऑफ द हेवन। और सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द पेंडिमोनियम सिम्बलाइजेस प्राइड, जो है प्राइड को सिम्बलाइज करता है, फॉल्स ग्रैंड्यूर को, करप्शन को, इमिटेशन ऑफ हेवन, और
Milton suggests that evil often disguises itself in beauty and magnificence. और यहाँ पे इतने अच्छे उनके महल की डिस्क्रिप्शन देने का मतलब ये है कि ईवल जो है ये बड़ी बाहर से बड़ी खूबसूरत लगती है, ठीक है ना, बड़ी खूबसूरती के डिस्गाइज में आती है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से उनका महल है जो कि बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर कौन रह रहा है, फॉलन एंजल रह रहे हैं। The Council in Hell, Book 1 में at the end of the book 1, the devils gather in pandemonium for council. Their purpose is to decide how to continue opposing God. अब यहाँ पे ये लोग जो है असेंबली हॉल बनाते हैं अपना अपने महल में, और वहाँ पे सारे के सारे फॉलन एंजल्स जो हैं वो सैटर्न के पास इकट्ठे हो गए हैं, और सैटर्न जो है वो कहता है कि हम लोग जो हैं वो ह्यूमन मैनकाइंड से बदला लेंगे, उनको करप्ट करके, ठीक है ना, उनको डिस्गाइज करेंगे ईवल को इन फॉर्म ऑफ ब्यूटी, और लोग जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लोग जो हैं वो बुराइयां करेंगे। इस तरह से हम लोग अपनी जंग जो है वो फॉर द डूम्स डे तक जारी रखेंगे, ठीक है ना। दिस प्रीपेयर्स रीडर्स फॉर लेटर बुक्स वेयर सैटर्न ट्रेवल्स टू अर्थ एंड टेम्प्ट्स एडम एंड ईव। इस तरह से जो है वो रीडर्स हैं हमारे जो तैयार हो रहे हैं कि वो अगली बुक्स को पढ़ सकें, अगली बुक्स में क्या आने वाला है, ठीक है ना। काउंसिल सीन्स रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल असेंबलीज एंड डिबेट्स कॉमन ड्यूरिंग मिल्टन्स टाइम। ये साथ साथ जो है सिंबोलिज्म जारी है। मेजर थीम जो है बुक 1 के प्राइड है, और प्राइड इज़ द सेंट्रल काज ऑफ द सैटर्न्स फॉल। उसके बाद फिर जो है दूसरा थीम है रेबिलियन। रेबिलियन जो है द रेबिलियन अगेंस्ट गॉड ड्राइव्स द इंटायर प्लॉट। द मिल्टन एक्सप्लोर्स वेदर रेबिलियन कैन एवर बी जस्टिफाइड ऑल्दो सैटर्न अपीयर्स ह्यूरिक। हिज रेबिलियन अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स मोरल करप्शन, ठीक है, और खुदा के खिलाफ रेबिलियन है इसकी, और ये थीम है फ्री विल का थीम है। मिल्टन एम्फसाइज दैट एंजल्स एंड द ह्यूमन पोजेस फ्री विल। मिल्टन यहाँ पे बताता है कि इंसानों और जो है वो एंजल सब के पास फ्री विल होती है, तो सैटर्न फ्रीली चूजेज रेबिलियन। तो वो जो सैटर्न है वो अपनी फ्री विल से रेबिलियन को चूज़ करता है, एडम और ईव जो है वो डिसोबीडियंस को चूज़ कर लेते हैं। तो मिल्टन आर्ग्यूज दैट ट्रू ओबीडियंस हैज़ मीनिंग ओनली व्हेन चॉइस एग्जिस्ट। चॉइस तो एग्जिस्ट कर रही थी ना एडम और ईव के पास भी, और इसी तरह से सैटर्न के पास भी, तो लेकिन इन्होंने अपनी चॉइस जो है वो अलग जो चीज़ें हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर ली। तो फ्री विल थी इन लोगों के पास, ये सीधे रास्ते पे भी जा सकते थे, ये फॉरबिडन ट्री का फल नहीं भी खा सकते थे। सैटर्न जो है वो प्राइड छोड़ भी सकता था, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फ्री विल का थीम है, गुड वर्सेस ईवल का थीम है, ठीक है ना। और उसके बाद लीडरशिप एंड द परसुएशन है, और लीडरशिप जो है परसुएशन, ये आपको पता है ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं ये सैटर्न में पाई जाती हैं। और इसके बाद अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम है। सैटर्न अपीयर्स ह्यूरिक एंड एडमायरेबल बट इनवर्डली ही इज़ करप्टेड, ठीक है। और स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ द मिल्टन जो है, मिल्टन ने इसमें जो स्टाइल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, एलिवेटेड स्टाइल है, फॉर्मल है, कम्प्लेक्स है, रिच इन इमेजरी है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेटिन स्ट्रक्चर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिल्टोनिक स्टाइल इंक्लूड। अब मिल्टोनिक स्टाइल क्या है, रिटन स्टाइल जो है मिल्टन का लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, इन्वर्जन ऑफ द वर्ड ऑर्डर है, ग्रैंड वोकेबलरी है, और बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, क्लासिकल अलूजन्स हैं, ब्लैंक वर्ड्स इसने अपनी पूरी इस पोएम में इस्तेमाल की है, ठीक हो गया। और इसके बाद नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, और मीनिंग सैटर्न वैल्यूज़ पावर एंड इंडिपेंडेंस मोर देन ओबीडियंस। उसके बाद ये अपने साथियों को कहता है, अवेक अराइज आर बी फॉर एवर फॉलन, उठो लड़ो या फिर सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो ऐसी शिकस्त खा के पड़े रहो, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर एग्जाम। आपने अगर आपने इसका बुक का एग्जाम देना है तो आपको ये चंद बातें अपने माइंड में रखनी है कि सैटर्न इज द सेंट्रल फिगर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्राइड इज द रूट काज ऑफ द सैटर्न्स फॉल, इसके बारे में पूछ सकते हैं। हेल सिंबलाइजेज सेपरेशन फ्रॉम गॉड, पेंडिमोनियम रिप्रेजेंट्स द फॉल्स ग्लोरी, एंड मिल्टन कंबाइंस क्लासिकल एपिक ट्रेडिशंस विद क्रिश्चियंस थीम। Now we are moving toward the conclusion. Book 1, Paradise Lost, epic poem by the John Milton, is one of the most powerful openings in English literature. Milton introduces readers to a grand cosmic conflict between heaven and hell while exploring deep questions about freedom, obedience, pride, and evil. The character of the Saturn dominates the first book through his speeches, determination, leadership. Although Saturn appears heroic in many ways, Milton ultimately presents him as a tragic and a corrupted figure whose pride causes destruction. ठीक है ना, वो अपनी तबाही अपने लिए फ्री विल की वजह से लेके आया, ठीक है। The book ends with the construction of the pandemonium and the gathering of the evils in council, preparing for their future revenge against God.
through the corruption of the mankind. Book 1 remains significant because of its philosophical depth, poetic beauty, vivid imagery, and psychological complexity. It continues to be studied as one of the greatest achievements in English epic poetry. So this is all about from my side about the book 1 of the Paradise Lost. Thank you very much.